अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आमना इरशाद है और आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट की एडवोकेट दिशान रसूल। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने लॉ की डिग्री को एज अ प्रोफेशन क्यों अपनाया और इसके पीछे इनकी क्या मोटिवेशन थी कि जिसकी वजह से इन्होंने लॉ की डिग्री को एज अ कैरियर भी इसी को परस्यू किया। और इसी के साथ साथ नाजरीन, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो है हरेसमेंट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज़ हरेसमेंट के नए वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आज हम इनसे ये भी जानेंगे, क्योंकि ये एक लॉयर हैं तो ये हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आईने पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं जो कि ख़वातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ़ द टाइम ख़वातीन हरेसमेंट का शिकार होती हैं, और अगर ऐसे सिचुएशन में कि अगर कोई औरत या कोई लड़की हरेसमेंट का शिकार हुई है तो वो क्या क्या कानून को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कौन से स्टेप हैं कि जो वो ले सकती हैं। और इसी के साथ नाजरीन, आज हम इनसे ये भी जानेंगे कि अगर कोई शख्स हरेसमेंट का मुर्तकिब होता है तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी पनिशमेंट्स हैं या ऐसी कौन सी पेनल्टीज़ हैं जो इस पर लागू होंगी। तो आइए जानते हैं इनसे कि सब के ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप हमें ये बताइएगा कि आपने लॉ की ही डिग्री को क्यों चूज़ किया और इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी या क्या इंस्पिरेशन थी कि जिसकी वजह से आपने इसी का इंतखाब किया। बेसिकली मेरी जो इंस्पायरेशन थी लॉ को लेके, तो जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि मतलब कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं, नो डाउट सारे प्रोफेशन ही हर प्रोफेशन जो है वो अपनी जो नेचुरल फॉर्म में जो होता है वो नो डाउट सोसाइटी में परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमारी जो अनस्ट्रक्चरल सोसाइटी है जिसपे मतलब कि किसी भी चीज़ की कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे नेसेसिटी ऑफ द टाइम है वो इसी प्रोफेशन की है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है और इन चीज़ों को आगे बेटर फॉर्म में लेके जाने की ज़रूरत है, और इसमें हमें बेस्ट माइंड चाहिए। तो जो मेरी इसमें जो अपनी पर्सनल मोटिवेशन थी वो यही है कि मतलब जो अनस्ट्रक्चरल फॉर्म है हमारी जो सोसाइटी है उसको स्ट्रक्चरलाइज किया जाए और चीज़ों को एक बेटर वे में लेके चला जाए। अच्छा, सुनने में आया है कि हमने जो मतलब देखा है वो ये है कि जो वकील हैं वो सबसे ज़्यादा लॉ की वायलेशन करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इस बात में मतलब कितनी सदाकत है, इस बारे में आप हमें बताएं। बेसिकली देखें, हर सोसाइटी में जो है वो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, और इसी तरीके से हमारे प्रोफेशन में भी लॉ नोइंग भी हैं और जो लॉ को नहीं भी जानते। तो किसी भी चीज़ का जो अधूरा इल्म होता है वो हमेशा आपको जो है वो एक मतलब कि किसी दूसरी साइड पे ही लेके जाएगा, वो आपको कोई एक अथेंटिक चीज़ नहीं देगा। तो इसीलिए हमारे प्रोफेशन में भी नो डाउट कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लॉ को उसकी जिस्ट में नहीं समझते, लॉ को जो है वो उसकी ट्रू फॉर्म में नहीं समझते कि चीज़ों को किस तरीके से स्ट्रक्चरलाइज होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे अच्छे मतलब कि लोग जो लॉ अबाइडिंग हैं, मतलब कि हमारे जो लॉयर्स हैं बड़े माशाल्लाह वेल एजुकेटेड और सोसाइटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी नाजरीन, जो तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था हरेसमेंट, अब हम उस पर आ जाते हैं कि उसके बारे में ये हमें क्या बताते हैं। तो इसके हवाले से आप बताइएगा कि मतलब हरेसमेंट का जो है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ख़वातीन और मतलब लड़कियां इसका शिकार होती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई औरत या कोई लड़की हरेसमेंट का शिकार हुई है तो उसके हवाले से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से कवानीन मौजूद हैं कि जिसमें वो लॉ को मद्देनज़र रखते हुए मतलब ऐसे कौन से स्टेप हैं जो वो ले सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जो हैरेसमेंट है वो सिर्फ लड़कियों या औरतों तक महदूद नहीं है। ये बेसिकली एक जेंडर बाइस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। तो इसका शिकार जो है वो सोसाइटी में मर्द भी हो सकते हैं। तो रिसेंटली इसकी जो एक क्लासिकल एग्जांपल है वो जॉनी डिप का जो एक केस है यूएस की कोर्ट्स में वो ये चला, तो वो बड़ा एक प्रलॉन्ग केस और बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि किस तरीके से उसका प्रॉपर पूरा एक फ्यूचर जो है वो डिस्टर्ब किया गया, तो उसकी जो है वो स्पाउस की तरफ से। तो और दूसरा हमारी सोसाइटी की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब हम आते हैं तो पैट्रियार्किकल सोसाइटीज़ हैं, तो मेल डोमिनेंस हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है। जो फीमेल्स हैं वो नो डाउट एज अ सबॉर्डिनेट किसी न किसी ऑफिस में, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जब काम कर रही होती हैं तो उन्हें नो डाउट डे टू डे लाइफ में तो उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो वर्क प्लेस वायलेंस है, जो वर्क प्लेस जो हरासमेंट्स होती हैं उसके लिए एक डिफरेंट लॉ एग्जिस्ट करता है, और जो पब्लिक हरासमेंट है उसके लिए लॉ डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। तो एक मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ लॉ में। तो इसमें अगर वर्क
वर्क प्लेस वायलेंस है और वर्क प्लेस हरासमेंट है, तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज में जो सबसे हैवी पेनल्टी होती है वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है वो लॉ मतलब कि इसकी हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एक हैरेसमेंट कमेटी बनेगी जो इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि जो भी अनवेलकमिंग जेस्चर्स हैं, जो जैसे एक सिंपल वर्ड में कि एक फ़ीमेल जो है उसको अपना पोटेंशियल जो है वो जितना परफॉर्म कर सकती है, मतलब कि उसका पोटेंशियल ये है कि वो एक काम जो है वो सुबह से लेके मतलब कि 10 प्रोजेक्ट्स कर सकती है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में उसे मेंटली, फिज़िकली या कोई इस तरह के अनवेलकमिंग जेस्चर्स उस वर्क प्लेस पे देखने को मिल रहे हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस में जो है वो डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैरेसमेंट के मतलब की डेफिनेशन में आएंगी। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों की बेसिकली अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है उसको आगे फर्दर जो है वो इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ मैकेनिज़्म तो एग्जिस्ट करता है लेकिन प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस हद तक हमें नहीं मिलती अनटिल के अनलेस ये भी एक हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जब कोई हादसा होता है तो हादसे के बाद ही हमें याद आता है कि ये होना चाहिए था। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे यहाँ बहुत कम दिए गए, आल्दो कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि इस तरह की कमेटीज़ को पहले ही इन एक्टिव फॉर्म में रखना चाहिए ताकि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हो तो उसको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जा सके। अच्छा, अब ये आपने बताया वर्क प्लेस हरेसमेंट के हवाले से, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए पब्लिक हरेसमेंट के हवाले से तो उसमें मतलब लड़कियाँ जो बाहर निकलती हैं तो मतलब उन पे आवाज़ें मतलब बुलिंग वगैरह, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो क्या स्टेप ले सकती हैं, इसके बारे में बताएं। इसमें जो पब्लिकली जो ये पब्लिक बुलिंग और ये सारी चीज़ें, इस पर भी सेक्शन जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड है, ये एक जनरल लॉ है, उसमें आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है जिसे सेक्शन 509 है, वो स्पेशली वुमेंस के लिए बना है कि उसमें अगर कोई इस तरीके से आपको तंग कर रहा है, बुलिंग कर रहा है तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी अच्छी हुई हैं कि पंजाब पुलिस ने स्पेशल वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया। पंजाब पुलिस ने तो नहीं, हमारी लेजिस्लेशन हुई उस पर, तो उस पर बड़ा इफ़ेक्टिवली काम मतलब कि टू सम एक्सटेंड किसी हद तक हो रहा है कि एक स्पेशल एक हेल्पलाइन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है कि आपको इस तरीके से पब्लिकली हरासमेंट का कोई इस तरह से सामना करना पड़ रहा है तो आप टाइमली उसमें रिस्पॉन्ड करें तो आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है कि आप जा सकते हैं। तो फिर इसकी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी से मुराद कि एक सिंपल पब्लिक बुलिंग है, इससे आगे अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ जाएं तो उसका जो मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है कि वो चीज़ें किस लेवल पे जाएंगी। तो ये क्रिमिनल अमेंडमेंट 2016 की है, उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली डिसाइड कर दी गई हैं कि इस पर किस तरीके से रॉन्ग डूअर्स को जो है वो पनिश किया जाएगा। अच्छा, अब ये हमने बात की पब्लिक हरेसमेंट की मतलब और वर्क प्लेस हरेसमेंट की। अगर अब बात की जाए ऑनलाइन हरेसमेंट की तो उसके हवाले से पाकिस्तान में कौन से लॉज मौजूद हैं, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ इसमें जो है वो पीका ऑर्डिनेंस है, मतलब कि पीका एक्ट है सॉरी, तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, तो इसको FIA डील करती है, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी मतलब आप फेसबुक सोशल मीडिया यूज़र हैं तो उस पर अगर आपको कोई अनवांटेड रिक्वेस्ट आती हैं या मतलब कि आपकी पब्लिकली कोई पिक्चर आपकी से पूछे बगैर पब्लिश की जाती है तो ये FIA में आप जो है वो प्रॉपर एक कंप्लेन देंगे। FIA में भी एक अलग से सेल ट्रीट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि जो वुमेंस की ये साइबर ऑन जो हमारे डिजिटल मीडिया जितना भी है इससे रिलेटेड जो हरासमेंट के केसेस आती हैं तो उनको डील करने के लिए प्रॉपर लॉ एग्जिस्ट कर रहा है और प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है जिसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती हैं। उनका एक साइबर क्राइम जो है वो जोन है, विंग है, वो प्रॉपर अलग से काम कर रहा है और लाहौर में उनका जो ऑफिस है इधर गुलबर्ग वाली साइड पे है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है और जस्ट हमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि हरेसमेंट से बचने के लिए ऐसे कौन से इकदाम हैं जो लिए जा सकते हैं? हरेसमेंट से बचने के लिए बहुत सारे उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो एक हम अपने पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है लेकिन उसकी एग्जांपल्स तो लेंगे, अच्छी चीज़ें तो हमें लेनी चाहिए। तो उनकी एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसमें उन्होंने एक स्पेशली जो दिल्ली है उसमें उन्होंने उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे। प्रिवेंटिव मेजर्स ये लिए थे उन्होंने जितने भी ये स्टेशंस थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग वो यूज़ करते हैं उधर, तो उन्होंने एक फ़ीमेल लेडी कांस्टेबल्स
सिविल में डिप्लॉय की थी हर जगह पे। तो उसका फ़ायदा क्या था? उसका फ़ायदा ये था कि वो फौरी जो मतलब कि जो बुलिंग करने वाले वो लोग होते थे उनके अगेंस्ट फ़ौरन जो है वो एक्शन लिया जाता था। और ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स वो इस तरह से आपने मतलब कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी वायरल हुई कि कुछ पुलिस वाले वैसे बैठे होते थे, अगर वो लड़के इस तरीके से उन्हें हरास कर रहे होते थे तो वो फ़ौरन पुलिस वाले उठ के आके उन्हें पकड़ लेते थे। तो इस तरीके से इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लकूना है, वो भी यही है कि जब कोई कत्ल होता है तो आपको एक लाश पड़ी हुई नज़र आ रही होती है, एक डेथ मतलब कि आपको एक एविडेंस मिल रहा होता है। तो जब हैरेसमेंट है उसमें जो एक मेन चीज़ है वो ये भी है कि आपको नहीं पता चल रहा कि आप फिज़िकली मेंटली जो है वो हैरेस हो रही हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे नो डाउट हमें एज अ सोसाइटी इसको बड़ा डीप डाउन जाके और हमें जो हमारी साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है उस पर भी काम करना होगा और हमारे जो सोशल सेक्टर है उसको भी बड़ा एक्टिव करना होगा इन दिस फॉर्म के वो अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी में प्रोड्यूस करें। और हमारी जो एक सिक मेंटालिटी है जो वुमेंस के अगेंस्ट जो एक ऑपरेशन वाले जो थॉट्स हैं उन सारी चीज़ों के मतलब पे हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बात कीजिए आपके क्लाइंट की, अगर आपका उसने आपको पता भी है कि उसने मतलब क्राइम किया है तो लेकिन कोर्ट में आपने उसको सही साबित करना है, तो इस वक्त आप क्या सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे आपका जो ज़मीर है वो आपको क्या कहता है कि आपने मतलब उसका साथ देना है गलत पे या सच्चाई का साथ देना है? इस वक्त आप फिर क्या करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यूजली देखिए जो हम ज़मीर से भी ज़्यादा हम क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे होते हैं, तो जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो राइट प्रोवाइड करता है उस पर्सन को कि नो वन बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी को भी आप बगैर सुने उसको सज़ा नहीं दे सकते, तो ये राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर हम अपने उस केस में एज अ जज बन के नहीं सोच सकते कि ये इसने सही किया या गलत किया। वो कोर्ट का काम है कि डिसाइड करना। हमने अपने उस स्टैंस को जो उसका एक अपना एक ओपिनियन है, देखें उसकी एक रैशनल है या जो उसने एक उसका एक मंजरिया है जिसकी बिहाफ पे उसने एक क्राइम कमिट किया है, ठीक है, तो हमने उसका वो जो स्टैंस है वो हमने कोर्ट के सामने रखना है। अदालत ने डिसाइड करना है, जज ने डिसाइड करना है कि ये इसने क्राइम किया या नहीं किया। तो इसीलिए ये आई थिंक यूनिवर्सल लॉ है कि जब तक अगर किसी पे कोई क्राइम जो है वो साबित नहीं हो जाता तो तब तक हम उसको जो है वो मुजरिम नहीं कह सकते, तब तक वो मुल्ज़िम है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि इसलिए हम जो है वो ना तो हम अपने केस में जज बन सकते हैं और ना ही हम उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उससे हम छीन सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारा केस नहीं लूँगा। हमने उसकी वो जो कॉज है उसको हमने जज के सामने पेश करना है, जो भी कोर्ट ऑफ लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट डिसाइड करे। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।